बेटा आज के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में द नेक्स्ट टॉपिक जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ दैट इज कॉल्ड एज ए इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। बेटा ये इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस मतलब थोड़ा इसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस को हम दो पार्ट में डिवाइड करके सीखेंगे। पहला वाला होता है बेटा, एक होगा मेटालिक कंडक्टर, बेटा एक होगा मेटालिक कंडक्टर और दूसरा होगा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। अच्छा, मेटालिक कंडक्टर मतलब क्या होगा? लेट अस से एग्जांपल कि बेटा यहाँ पर एक मेटल की रॉड है, सुन लो, और इस मेटल की रॉड में दो अलग अलग पोटेंशियल है, एक पॉजिटिव वाला और एक नेगेटिव वाला। और जब मैं यहाँ से करंट पास करूँ तो आपके हिसाब से बेटा इस मेटल की रॉड में करंट पास होगा कि नहीं होगा? मेटल इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और इट इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जी, गुड कंडक्टर। मतलब इसमें क्या हो रहा है, देखो ध्यान से देखना प्लीज़, क्योंकि यहाँ से समझ में आया तो चीज़ें आसान हो जाती है। बेटा ये मेटल मतलब M है, ये M ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो बेटा उसका इलेक्ट्रॉन नीचे आ गया। अब वैसे ही वो मेटल्स क्या करेंगे, मेटल की प्रॉपर्टी से बेटा हैज़ ए टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, तो ये सारे मेटल अपने इलेक्ट्रॉन लूज करके अपने सर पे एक एक पॉजिटिव चार्ज लेके बैठ जाते हैं। ये सारे मेटल्स है। अब आपको देखो बेटा सारे इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। बेटा इलेक्ट्रॉन अभी पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव कर रहा है, देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, ये इधर, ये इधर, ये इधर, मतलब इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कहाँ हो रही है, पॉजिटिव एंड की तरफ। अब हमें मालूम है जब इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हो रही है तो ऑब्वियसली वहाँ पे करंट की मूवमेंट भी होगी बेटा, होगी नहीं होगी? और करंट की मूवमेंट कैसी होगी? अपोजिट डायरेक्शन में। इज इट क्लियर? कोई डाउट है किसी को? ठीक है, अब मैं बता दूं बेटा यहाँ इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो रही है फ्रॉम द नेगेटिव पार्ट टू द पॉजिटिव, तो करंट की मूवमेंट हो रही है फ्रॉम द पॉजिटिव टू द नेगेटिव। अब जब करंट मूव कर रहा है बेटा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो आई शुड से दिस मेटल इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या मैं ऐसे बोलूँ बेटा मेटालिक कंडक्टर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट बेटा? इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू व्हाट बेटा? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये हुआ मेटालिक कंडक्टर का केस। अब इलेक्ट्रोलाइटिक में आइए, आपको मालूम इलेक्ट्रोलाइटिक में एक बीकर होगा, राइट? बीकर में इलेक्ट्रोड्स होंगे। बेटा बीकर में क्या रखे हैं? इलेक्ट्रोड्स रखे हैं। अच्छा, ये इलेक्ट्रोड्स की चार्ज क्या है? पॉजिटिव। इसकी क्या है? नेगेटिव, राइट बेटा? और ये बैटरी को अटैच करा के रख दिए। मतलब जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होता है बेटा उसे आप क्या कहेंगे? एनोड। और जो इलेक्ट्रोड को नेगेटिवली चार्ज होगी इसको क्या बोलेंगे? कैथोड। बेटा ये किसके लिए एप्लीकेबल है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए। अगर वही आपका गैल्वेनिक का होता तो एनोड बिकम व्हाट? नेगेटिव चार्ज, कैथोड बिकम व्हाट? पॉजिटिव चार्ज। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर बेटा? अब देखो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमें इलेक्ट्रोलाइटिक के सॉल्यूशंस है। लेट अस से बेटा एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज सॉल्यूशन है। मतलब A प्लस एक्वास फॉर्म में है, बेटा B माइनस एक्वास फॉर्म में। अब आप बोलो बेटा A प्लस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा? यस सर, A प्लस विल गो टू द नेगेटिव इलेक्ट्रोड और B माइनस गोज टू द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। अब जैसे ही A प्लस अपनी कैथोड एनोड की पॉजिटिव A प्लस कैथोड की तरफ गया तो क्या होता देखो बेटा, सबसे पहले रिएक्शन एनोड की लिखते, आपको बताया था मैंने। कैसे बेटा? एड एनोड जो कि पॉजिटिव चार्ज है, B माइनस अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, लूज करके B बना लिया, फिर रिएक्शन टेक प्लेस एट द कैथोड। कैथोड पे क्या है बेटा? कैथोड अपने आप में एक नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव वाले आयन आएंगे। पॉजिटिव क्या है वहाँ पर देखो? A प्लस, जितनी लूज करा उतने इलेक्ट्रॉन गेन करा के फिर A बना दिया। ऐसी है ना? तो यहाँ बताइए बेटा ये फ्लो ऑफ आयंस होने से ऑब्वियसली फ्लो ऑफ आयंस होगा, तो आपको याद आ रहा जब भी फ्लो ऑफ आयंस होता है तो यहाँ पर करंट की मूवमेंट होती है। ऑब्वियसली बेटा देखो एनोड ने क्या करा, ये एनोड है ना, एनोड ने क्या करा? इलेक्ट्रॉन लूज करा। देखो ये इलेक्ट्रॉन गया बाहर, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन एंटर करा और यहाँ से गया इलेक्ट्रॉन बाहर। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐसे उतर रहा, कहाँ पर? कैथोड में, और कैथोड वहाँ इलेक्ट्रॉन दे रहा। तो बेटा यहाँ पर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ हो रही है? एनोड से कैथोड की तरफ हो रही है। तो ऑब्वियसली करंट की मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगी बेटा? कैथोड से एनोड। तो मैं बोलूँ
इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में फ्लो ऑफ करंट इज ड्यू टू व्हाट? फ्लो ऑफ आयंस। क्या बेटा आपको ये दो चीज समझ में आ रही है? फ्लो ऑफ करंट इन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर ड्यू टू व्हाट? फ्लो ऑफ आयंस, एंड फ्लो ऑफ करंट ड्यू टू और फ्लो ऑफ करंट इन मेटालिक कंडक्टर ड्यू टू व्हाट बेटा? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या आपको ये दो कंसेप्ट समझ में आ गए? एनीबडी इज हैविंग डाउट ऑन दिस वन? मैंने क्या बताया बेटा? मेटालिक कंडक्टर में फ्लो ऑफ करंट इज ड्यू टू व्हाट? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बट इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में फ्लो ऑफ करंट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ आयंस। ये कंसेप्ट है। किसी को डाउट है इसमें? पक्का? वेरी गुड। बेटा यहाँ पर ये मेटालिक कंडक्टर जो मैं बता रहा हूँ, इट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर इट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू फ्लो ऑफ आयंस। अब देखो यहाँ पर एक वर्ड आता है बेटा, और इंक्रीज इन टेम्परेचर इन मेटालिक कंडक्टर इट्स रेसिस्टेंस इंक्रीजेस, कंडक्टेंस डिक्रीजेस। मतलब ये कंसेप्ट है बेटा, R इज ए रेसिस्टेंस, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C एंड C इज ए कंडक्टेंस। तो अगर रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो कंडक्टेंस कम होगा। तो इस मेटालिक कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टेंस बढ़ता है, कंडक्टेंस कम होता है। कैसे बेटा? ऑन इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि सही में टेम्परेचर बढ़ाने से इसके रेसिस्टेंस बढ़ते हैं। सुनो, मैं टेम्परेचर बढ़ाते जा रहा बेटा, ये मेटल है, अब ये मेटल के बहुत सारे मेटल आयंस बनते जाएंगे, बनेंगे नहीं बनेंगे? भाई जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मेटल क्या होगा? मेल्ट होगा। मेटल का मेल्ट होना मतलब मेटल के ज़्यादा से ज़्यादा Mk प्लस आयन बनेंगे। भाई जितने Mk प्लस बनेंगे उतने इलेक्ट्रॉन भी बनेंगे। अब इतने इलेक्ट्रॉन बन गए तो यहाँ गर्दी देखो बढ़ गई नहीं बढ़ गई? गर्दी मतलब क्राउडिंग बढ़ गई बेटा। पॉजिटिव आयन की बढ़ गई, नेगेटिव की आयन बढ़ गई। बेटा अगर ये नेगेटिव आयन अगर मूव करना भी चाहे तो बीच में कहीं ना कहीं मेटल आ जाएगा। तो अब जितने सारे मेटल आयंस और इलेक्ट्रॉन होने के कारण अब ये इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट क्या होगी? बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? हाँ सर, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कम होगी ऑब्वियसली फ्लो ऑफ करंट भी कम हो जाएगा। इसीलिए मेटालिक कंडक्टर में बोलते हैं बेटा ऑन इंक्रीज इन टेम्परेचर, क्राउडिंग बढ़ गई ना बेटा, तो क्राउडिंग बढ़ने से रेसिस्टेंस बढ़ गया, और रेसिस्टेंस बढ़ने से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो कंडक्टेंस भी क्या हो गया? कम हो गया। एनी डाउट ऑन दिस वन? व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड इन मेटालिक कंडक्टर बेटा? ऑन इंक्रीज इन टेम्परेचर रेसिस्टेंस इंक्रीजेस, कंडक्टेंस डिक्रीजेस। अच्छा यहाँ पर आइए बेटा, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा लूँ तो सुनो इसका केस कैसा है बेटा? ये A का पॉजिटिव है और B का नेगेटिव है, और ये पॉजिटिव नेगेटिव आयन के बीच में कुछ इंट्रैक्शन है। दिस इज कॉल्ड एज ए इंट्रैक्शन। बेटा जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसका इंट्रैक्शन कम हो जाएगा और ये आयन दूर दूर भागेंगे। आर गेटिंग मी? ये वाले आयन जो आपको इनिशियली पहले A प्लस यहाँ था और इसके इंट्रैक्शन में B माइनस था, आप टेम्परेचर बढ़ा लो बेटा, अब ये A प्लस दूर हो गया, B माइनस भी दूर हो गया, और इनका इंट्रैक्शन बहुत कम हो गया। So on increase in temperature, interaction between two oppositely charged ion decreases. बेटा इंट्रैक्शन कम हुआ तो मोमेंट ऑफ द आयन बढ़ेगी या कम होगी? ये बता दो। अगर इंट्रैक्शन कम हो गया तो मोमेंट ऑफ द आयन बढ़ेगा कि कम होगा? मोमेंट ऑफ आयन बढ़ेगा। भाई मोमेंट ऑफ आयन बढ़ेगा तो करंट की फ्लो भी बढ़ेगी, तो करंट की फ्लो बढ़ेगी तो क्या होगा? इसका कंडक्टेंस या इसकी कंडक्टर बढ़ जाएगी। तो इसमें क्या लिखेंगे बेटा? ऑन इंक्रीज इन टेम्परेचर रेसिस्टेंस डिक्रीजेस। देखो इंट्रैक्शन कम हो गया ना, रेसिस्टेंस डिक्रीजेस, और रेसिस्टेंस डिक्रीजेस कंडक्टेंस इंक्रीजेस। इज इट क्लियर बेटा? चलो बना लो इसको सेकंड पॉइंट। बेटा सेकंड पॉइंट ऐसे लिख लो आप, ऑन इंक्रीज इन टेम्परेचर रेसिस्टेंस इंक्रीजेस, कंडक्टेंस डिक्रीजेस। जैसे कि मैंने भी बताया था बेटा, मेटालिक कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ मेटल आयंस बढ़ेंगे, क्राउडिंग बढ़ जाएंगी तो मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगी, और मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन का कम होना मतलब कंडक्टेंस डिक्रीज हो जाएगी। और वही इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में क्या हो गया? ऑन इंक्रीज इन टेम्परेचर रेसिस्टेंस डिक्रीजेस। क्योंकि आपने देखा है इनिशियली अपोजिटली चार्ज आयन में जो इंट्रैक्शन ज़्यादा था, टेम्परेचर बढ़ाने से वो इंट्रैक्शन कम हो गया।
बेटा इंटरेक्शन कम होना मतलब रेसिस्टेंस कम हो गया। अगर रेसिस्टेंस कम हो गया, फ्लो ऑफ आयंस बढ़ेंगे, और फ्लो ऑफ आयन जब बढ़ते हैं तो कंडक्टेंस भी इंक्रीज कर जाती है, राइट। बेटा इसी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में हमें कुछ जनरल टर्म्स देखने हैं, और सबसे पहला जनरल टर्म्स है व्हाट इज दैट, कंडक्टेंस। अब मैं ये कंडक्टेंस को C से डिनोट करूँगा। अगर मैं पूछूँ व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर C, तो बेटा मैं लिख सकता हूँ C इज इक्वल टू 1/R। व्हाट इज ए C बेटा, कंडक्टेंस। व्हाट इज ए R, रेसिस्टेंस। अब ये आपको मालूम ही हो गया कि जितनी ज़्यादा रेसिस्टेंस उतनी कम कंडक्टेंस, और जितनी कम रेसिस्टेंस उतनी ज़्यादा कंडक्टेंस। अच्छा, फिर उन्होंने एग्जाम में ये भी पूछ दिया कि सर व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ C। बेटा यूनिट ऑफ C क्या होती है, 1 रेसिस्टेंस मतलब 1 ओम, और ओम को लिखा जाता है ओम इनवर्स। बेटा ओम इनवर्स को लिखा जाता है एज ए सीमन, दैट इज डिनोटेड एज ए S। ये पहला टर्म हो गया। सेकेंड टर्म इसी से मिलता जुलता बेटा, दैट इज कॉल्ड एज ए रेसिस्टेंस, एंड रेसिस्टेंस डिनोटेड एज ए R। बेटा R का फॉर्मूला कैसे लिखोगे, C इक्वल टू 1/R था, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 1/C। अब ये C क्या है, कंडक्टेंस। फिर किसी ने पूछा सर व्हाट इज ए यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस, तो बेटा यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस आपको मालूम है, रेसिस्टेंस डिनोटेड इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, ओम, एंड दिस यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस इज ए ओम। और ओम को ऐसे लिखा जाता है बेटा, सिंबल ऑफ ओम इज दिस वन, राइट। दो टर्म आ गए बेटा। अभी जो आएगा थर्ड वाला टर्म, एंड दिस थर्ड टर्म इज कॉल्ड एज ए specific resistance। it is called as a specific resistance। बेटा ये स्पेसिफिक रेसिस्टेंस को हम ऐसा भी बोलते हैं, रेसिस्टिविटी करके भी बताते हैं, और उसका मतलब होता है रो। वो डेंसिटी वाला रो नहीं है, ये सिर्फ रेसिस्टिविटी वाला रो है, राइट। अगर फॉर्मूला देखने जाए तो फॉर्मूला कुछ ऐसे बनता है बेटा उसका, R इज इक्वल टू रो इंटू L/A। ये सब क्या है, कहानी L/A की, वो भी सिखा दूंगा। फिर रो इज इक्वल टू R इंटू A/L। ये कुछ ऐसे फॉर्मूलेज है बेटा। फॉर्मूले के पीछे अभी मत भागो, मैं आपको कुछ चीज़ें समझा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। व्हाट इज़ द फॉर्मूला और व्हाट इज़ मीन बाय रेसिस्टिविटी और रेसिस्टेंस। और देखो मैं समझाने जा रहा हूँ। मेरे पास एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ध्यान से देखना बेटा। इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में मैंने यहाँ पर एक एनोड की प्लेट रखा है, और यहाँ पर एक कैथोड की प्लेट रख दिया। अब ये प्लेट एनोड की है, तो मैं पॉजिटिव दे दूँ क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, और ये प्लेट कैथोड की है, और ये कैथोड की प्लेट बेटा नेगेटिव क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक वाली सेल है, और बेटा ये कुछ बैटरी से इस तरह से अटैच है, ओके। अब यहाँ पर मैंने सॉल्यूशन डाला हुआ है, और ये सॉल्यूशन है बेटा मेरा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ये तो आपको भी समझ में आ रहा, दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज ए इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन थ्रू विच द करंट कैन पास। अब बेटा आपको ये स्पेसिफिक जो वर्ड बता रहा है ना, वो उसका मतलब क्या है, आई विल टेल यू। आपको मालूम ये जो एनोड की प्लेट है और कैथोड की प्लेट है, अगर मैं इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन NaCl ले लूँ, अगर मैं इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन KCl ले लूँ, अगर मैं इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन एज ए डाइल्यूट या एक्वास कॉपर सल्फेट ले लूँ, तो बेटा ये सारे जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, पहले NaCl ले लिया, मैंने इसकी कंडक्टेंस पता किया। हम पढ़ रहे हैं रेसिस्टिविटी, मैं बात कर रहा हूँ कंडक्टेंस की। बेटा जब NaCl ले लिया, मैंने उसकी कंडक्टेंस पता किया, मुझे क्या दिखा बेटा, इसकी कंडक्टेंस थी समथिंग 100। बेटा फिर मैंने KCl लिया, NaCl निकाल दिया, उसको वॉश करके वैसे ही रख दिया। KCl लिया, उसकी कंडक्टेंस पता किया, 150 150 आ गए। फिर मैंने उसको भी वॉश करके रख दिया, उसमें कॉपर सल्फेट डाला, उसकी कंडक्टेंस पता किया 90। मुझे आपको ये बताना है बेटा, जब मैं NaCl की कंडक्टेंस निकाल रहा था, तब एनोड वाली प्लेट और कैथोड वाले प्लेट के बीच का डिस्टेंस सेम था कि चेंज था। आई मीन NaCl से जब KCl मैंने निकाला, तो एनोड प्लेट और कैथोड प्लेट के बीच की डिस्टेंस सेम थी कि कम ज़्यादा हो गई, सेम है, सेम है। बेटा जब मैं NaCl से KCl की जब मैं निकाल रहा कंडक्टेंस, तब ये जो एनोड की प्लेट दिख रही है ना बेटा, ये एनोड की प्लेट का एरिया
और एक कैथोड के प्लेट का एरिया साइज कम ज़्यादा हो गया कि एज इट इज़ था? एज इट इज़ था। इसको क्या बोलते हैं मालूम? बेटा ये एक ऐसा सेल है जिसमें डिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड इज टेकन एज ए L, राइट, एंड एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड विल बी टेकन एज ए A। एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड इज टेकन एज ए A। बेटा इसकी भी एरिया A है और इसका डिस्टेंस कितना है? दोनों का सेपरेशन L है। तो ये जो पूरा जो सेल है, ये सेल को मैं ऐसा डिनोट करना चाहूँगा, ध्यान से देखना। डॉटेड लाइन अगर आपको दिख रही तो अच्छी बात है, नहीं दिख रही तो थोड़ा देखने की कोशिश करो बेटा। डॉटेड लाइन, ये वाला देखो डॉटेड लाइन, मतलब हमें इतना ही सेल कंसिडर करना है, पूरा का पूरा डब्बा नहीं कंसिडर करना है। और इतने सेल को मैं 3 डायमेंशन में बताना चाहूँगा। बेटा ये 3 डायमेंशन फिगर उसका है, किसका? एक कैथोड प्लेट थी और एक एनोड प्लेट है। अब आप बोलेंगे सर ये ऐसा कैसे दिखेगा? थोड़ा देखने की कोशिश करो बेटा, समझ में आ जाएगा। ये वाली प्लेट कैथोड की है जो कि नेगेटिव, और ये वाली प्लेट बेटा आपकी किसकी है? एनोड की है। और एनोड क्या होती है? पॉजिटिव। बता दो बेटा, ये वाली प्लेट एनोड है, दिख रहा है? ये वाली प्लेट एनोड और ये वाली प्लेट कैथोड, और दोनों का डिस्टेंस कितनी है? L। तो मैं बोलूँ डिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड इज L, एरिया ऑफ दिस इलेक्ट्रोड विल बी टेकन एज ए व्हाट बेटा? A। ये आ गया ना? तो ये जो L/A, NaCl से KCl, KCl से कॉपर सल्फेट, बेटा लेंथ बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड एंड एरिया ऑफ द टू इलेक्ट्रोड क्या चेंज हो रहा था या सेम था? सेम था ना, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा? L/A इज कॉल्ड एज ए सेल कांस्टेंट। क्या बेटा मैं ऐसे समझूं? सारे बच्चों को सेल कांस्टेंट का मतलब समझ में आया? सेल कांस्टेंट मतलब वो वाला इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है जिसमें 2 इलेक्ट्रोड्स हैं और दोनों का डिस्टेंस L सेम है, और जो प्लेट आप यूज़ कर रहे हैं ना, एनोड वाली और कैथोड वाली, वो प्लेट का एरिया भी सेम है। तो ये जो L/A का रेशियो मैं ले रहा हूँ, ये क्या है बेटा? सेल कांस्टेंट। और ये सारे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस के लिए L/A की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है। इज इट क्लियर? मैंने देखो ये यहाँ से इतना वो निकाल लिया। अब इतना निकालने का मतलब बेटा इस एनोड प्लेट और कैथोड प्लेट के बीच में सॉल्यूशंस होंगे नहीं होंगे? इसके बीच में सॉल्यूशन होगा। मैंने आपको ये बताया, जब भी आपको स्पेसिफिक रेसिस्टेंस निकालना है, जब भी आपको रेसिस्टिविटी निकालनी है, आपने सिर्फ और सिर्फ उस आयंस की बात करो जो 2 इलेक्ट्रोड के बीच में है, ना कि बाहर वाले भी। ओनली कंसिडर द कंडक्टेंस और रेसिस्टेंस ऑफ द आयन प्रेजेंट इन बिटवीन दीज 2 प्लेट। तो देखो ये 2 प्लेट के बीच में जो आयंस है, उससे आप कंडक्टेंस भी निकाल सकते हो, उससे आप रेसिस्टेंस भी निकाल सकते हो। लेट अस कंसीडर दैट एनोड और कैथोड के बीच में बेटा ये इतने आयंस हैं। ध्यान से देखना, ये इतने आयंस हैं। अब आप बोलेंगे सर यहाँ प्लस प्लस लिख दिया है, ऐसा कुछ भी नहीं बेटा, वो घूम रहे हैं। तो मैं आपसे पूछूं अब इसमें कितने पॉजिटिव चार्ज है? 3। कितने नेगेटिव चार्ज है? 3। बेटा ये प्लेट के बाहर भी पॉजिटिव नेगेटिव है, हमें उसे कंसिडर नहीं करना। हमें किसे कंसिडर करना है? 2 प्लेट के बीच में जितने आयंस है वो हमको कंसिडर करना है। अब आप सब समझते हो बेटा, नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन, हो गया ना? अब ये इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगी बेटा? एनोड से कैथोड की कैथोड से एनोड? भूल गया मैं, और एक बार, एनोड से कैथोड की कैथोड से एनोड? एनोड से कैथोड एक्सटर्नल सर्किट, एंड कैथोड से एनोड इंटरनल सर्किट। नहीं समझे आप? भाई एनोड पॉजिटिव है, पॉजिटिव तरफ कौन आएगा? इलेक्ट्रॉन। तो देखो इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है। देखिए इलेक्ट्रॉन आ कहाँ से रहा बेटा? कैथोड से। तो कैथोड से एनोड इंटरनल सर्किट और एनोड से कैथोड एक्सटर्नल सर्किट। बेटा ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, तो हो सकता है यहाँ पॉजिटिव आयन इनकी मूवमेंट को रोक दे। नहीं रोकेगा। मैं ऐसे बनाया, भाई ये पॉजिटिव को छोड़ के मैं यहाँ लग देता हूँ, ये वाले पॉजिटिव को छोड़ के इसके बीच में यहाँ लग देता हूँ। अब जो इलेक्ट्रॉन इस मूवमेंट से आ रहे हैं, तो ये पॉजिटिव आयन इनकी पाथ को ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा, इनकी पाथ को रोक देगा। बेटा उस ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द पाथ और ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज ए रेसिस्टेंस। तो क्या मैं ऐसे बोलूँ? इसको ऐसे बोल रहा हूँ बेटा, व्हाट इज दैट? रेसिस्टेंस। सुन लो बेटा, रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय, बेटा रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय व्हाट? ऑफर्ड बाय आयंस प्रेजेंट इन 1 cc। बेटा 1 cc का मतलब है 1 ml ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन
अब आप बच्चों को लग रहा है सर आपको कैसे मालूम कि ये 1 ml सॉल्यूशन है? बेटा ये 1 ml सॉल्यूशन है या नहीं है, मुझे कैसे मालूम? आई विल टेल यू। मैं कंसीडर कर रहा हूँ लेंथ बिटवीन द 2 इलेक्ट्रोड इज 1 सेंटीमीटर, सही है ना बेटा? लेंथ बिटवीन द 2 इलेक्ट्रोड इज कितनी? 1 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ द प्लेट कैन बी टेकन एज ए 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब आप बताओ एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है और लेंथ बिटवीन द 2 इलेक्ट्रोड 1 सेंटीमीटर है, तो आप बच्चे लोग को वॉल्यूम निकालना आता ना, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या थी बेटा? A इंटू एल। ए कितनी है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। एल कितनी है? 1 सेंटीमीटर। कितनी आ गई? 1 सेंटीमीटर क्यूब। बेटा 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 cc, 1 cc मतलब 1 ml, सही है ना? मैंने क्या कंसीडर किया? लेट अस कंसीडर दैट 2 इलेक्ट्रोड इज सेपरेटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ व्हाट? L सेंटीमीटर, दैट इज 1 सेंटीमीटर, एंड द एरिया ऑफ द प्लेट आइदर ये और ये, एरिया ऑफ द प्लेट कितनी लिया? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। वॉल्यूम कैसे निकालते हो भाई? A इंटू एल। ए इज ए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, एल इज ए 1 सेंटीमीटर। कितनी आ रही? 1 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 1 cc का मतलब 1 ml। बेटा इस 1 ml सॉल्यूशन में जो रेसिस्टेंस ऑफर कर रहे हैं जो आयंस, कैन वी से ना बेटा, इस 1 ml सॉल्यूशन में वॉट एवर द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय द आयंस, देखो मैं लिखा रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय द आयंस प्रेजेंट इन 1 ml ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड, बेटा इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, और इट इज आल्सो बी कॉल्ड एज ए रेसिस्टिविटी डिनोटेड एज ए रो। तो आपको समझ में आया व्हाट इज ए स्पेसिफिक रेसिस्टेंस? बेटा स्पेसिफिक का मतलब है एग्जैक्टली उतना ही सॉल्यूशन, उतना ही वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन जो आपके दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में है। और हम कंसिडर क्या कर रहे हैं? जनरल टर्म में बेटा हम कंसिडर कर रहे हैं कि दिस इज ए 1 ml ऑफ द सॉल्यूशन। आपको कैसे मालूम 1 ml है? मैंने आपको बना के दिया। और इस 1 ml सॉल्यूशन में जो आपकी ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की पाथ को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं? पॉजिटिवली चार्ज। तो वो क्या ऑफर कर रहे हैं बेटा? रेसिस्टेंस ऑफर कर रहे हैं। हम बोलेंगे रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय द आयंस प्रेजेंट इन 1 ml ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, और इट इज आल्सो बी कॉल्ड एज ए रेसिस्टिविटी। अब मेरा सवाल आपसे, ध्यान से देखना, आपको इसका मतलब समझ में आ गया। अब मेरा सवाल आपसे है बेटा, अगर इस सॉल्यूशन को मैं डाइल्यूट करूंगा, डाइल्यूट समझ रहा है? पानी डाल रहा हूं, अगर मैं इस सॉल्यूशन को डाइल्यूट करूंगा तो डाइल्यूट करने से इसकी स्पेसिफिक रेसिस्टेंस बढ़ेगी या कम होगी? सोच के बोलना, ये सवाल आपके सबके लिए है। अगर इस स्पेसिफिक रेसिस्टेंस जो आपने निकाला है इसको अगर मैं डाइल्यूट करूं, मतलब ऑब्वियसली पानी डालूंगा ना, देखो ये बीकर में पानी डाल रहा हूं तो वॉल्यूम बढ़ेंगे, सब कुछ तो कुछ होगा। तो बेटा अब डाइल्यूट करने से इसकी स्पेसिफिक रेसिस्टेंस बढ़ेगी या कम होगी? है ना? ये सोच के रखो आप, क्योंकि अभी आगे आपको यही पढ़ना है। बेटा डाइल्यूट करने से इसका कंडक्टेंस बढ़ेगा कि कम होगा? ये भी आप सोच के रखना, आगे यही पढ़ना है। नीट एग्जाम में, IIT मेंस में, सारे एग्जाम में सवाल ऐसे ही पूछता है। पर मैं आपको फिर एक बार पूछना चाहूँगा, क्या सब बच्चों को स्पेसिफिक रेसिस्टेंस का एक्चुअल मतलब समझ में आया? बेटा हम लोग समझते हैं कि एक बीकर ले लिए, एनोड की प्लेट डाल दिए, कैथोड डाल दिए, दोनों बैटरी को जोड़ दिए, ऑन कर दिए, करंट पास हो रहा, सब कुछ कहानी सही है। पर जब टर्म स्पेसिफिक का आता है ना, तो पूरे बीकर को कंसिडर नहीं करते। किसको करते बेटा? दो प्लेट के बीच का डिस्टेंस और प्लेट की जो इलेक्ट्रोड्स जो है ना उनका एरिया, उसको हम डब्बे को कंसिडर करते हैं। और ये डब्बा मैंने आपको बना के दिया 3 डायमेंशन में। तो ऑब्वियसली ये कैथोड की प्लेट, एनोड की प्लेट है, कैथोड की प्लेट है, इसके बीच में कुछ ना कुछ वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन होगी। लेट अस कंसिडर दैट वॉल्यूम कितनी है बेटा? 1 ml। और इस 1 ml सॉल्यूशन में जो रेसिस्टेंस ऑफर्ड कर रहे हैं, दैट रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय द आयंस इज कॉल्ड एज ए स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। इट इज आल्सो बी कॉल्ड एज ए रेसिस्टिविटी। इज इट क्लियर? इतना लिख लो बेटा, फिर इसके यूनिट्स लिखेंगे और फिर बाद में हम लोग स्पेसिफिक कंडक्टेंस पे भी जाएंगे। लिख लो यहाँ तक बेटा। 4th टर्म देखिए यहाँ पर, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और द कंडक्टिविटी। स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी डिनोटेड एज ए के, और ये जो के है ना बेटा, के इज कॉल्ड एज ए कप्पा, KA कप्पा। एक्चुअली फॉर्मूला ऐसे लिखता है बेटा, K इज इक्वल टू 1 बाय रो। व्हाट इज द रो? स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और द रेसिस्टिविटी। बेटा इट इज इक्वल टू 1 बाय, आपको मालूम रो का फॉर्मूला आपने लिखा था, क्या था?
R इंटू एल बाय ए। तो क्या मैं इसको ऐसे लिखूँ, K इक्वल टू 1/R इंटू एल बाय ए। सही है ना बेटा? रो इज इक्वल टू R इंटू एल बाय ए। तो ये आ गया, एक मिनट आपका इट इज इक्वल टू 1 बाय, एक्चुअली R इज इक्वल टू क्या था बेटा, 1 बाय रो इंटू एल बाय ए। तो रो इज इक्वल टू क्या था, 1 बाय R इंटू एल बाय ए। ये क्या ना ऊपर बेटा, तो रो के जगह में लिखूँ व्हाट इज दैट, 1 बाय R, सही है, इंटू एल बाय ए, राइट। अब ये 1 बाय R इंटू एल बाय ए जो है स्पेसिफिक कंडक्टेंस दैट इज इक्वल टू, मैं ऐसे लिखना चाहूँगा बेटा, एक्चुअल फॉर्मूला ऐसे आता है, एक आता है कंडक्टेंस दैट इज 1 बाय R और दूसरा आता है बेटा सेल कांस्टेंट दैट इज एल बाय ए। ये एक्चुअल फॉर्मूला ऐसा है। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, आप जानते हो कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस C इज इक्वल टू कितनी होगी, 1 बाय R इंटू सेल कांस्टेंट क्या होगा बेटा, एल बाय ए। अब देखो 1 बाय R मतलब कंडक्टेंस हो गया, एल बाय ए मतलब सेल कांस्टेंट हो गया, और जिस तरह से आप मानते हो रो इज इक्वल टू R इज इक्वल टू क्या था बेटा फॉर्मूला, R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाय ए। अब रो इज इक्वल टू R इंटू ए बाय एल, ये फॉर्मूला है। तो जहाँ पे आपके 1 बाय R आ रहा है, आप 1 बाय R देखो रो इज इक्वल टू R है, तो 1 बाय R इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, 1 बाय रो, राइट। एंड इट इज बिकम है, मैं ऐसे कर दूँ इसको, 1 बाय R इज इक्वल टू 1 बाय रो इंटू ए बाय एल। तो जहाँ पे आपका 1 बाय R है, इन प्लेस ऑफ 1 बाय R कैन वी सब्सटीट्यूट बेटा 1 बाय रो इंटू ए बाय एल, एंड इट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सब्सटीट्यूट करने के बाद इट इज इक्वल टू 1 बाय रो बच जाएगा। ये एक फॉर्मूला है। तो K इज व्हाट, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी, एंड इट इज इक्वल टू बेटा 1 बाय रो, व्हाट इज ए रो, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। अब फिर यहाँ पर आ जाओ, व्हाट इज ए स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। तो मैं अभी यहाँ रेसिस्टेंस लिखा, इन प्लेस ऑफ रेसिस्टेंस आई विल राइट व्हाट बेटा, कंडक्टेंस। व्हाट आई विल राइट, कंडक्टेंस। अब देखो, कंडक्टेंस ऑफर्ड बाय द आयंस प्रेजेंट इन 1 ml ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टेंस। बेटा इट इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड इट इज डिनोटेड एज ए K। मतलब कंडक्टेंस मतलब पूरे सॉल्यूशन के आयन की कंडक्टेंस नहीं देख रहे हम लोग, हमें किसकी देखनी है बेटा, हमें उसका देखना है कि ये दो प्लेट के बीच में जितनी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, ऑब्वियसली वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितनी होगी, 1 ml। इस 1 ml सॉल्यूशन में व्हाट इज द कंडक्टेंस ऑफर्ड बाय द आयंस, जितनी कंडक्टेंस ऑफर्ड कर रही है आयंस इस 1 ml सॉल्यूशन में, उसको बोला जाएगा व्हाट, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और दी कंडक्टिविटी डिनोटेड एज ए K। इज इट क्लियर? तो दोनों का डिफरेंस समझो बेटा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। क्या है, ये आपका वॉल्यूम फिक्स है, वॉल्यूम फिक्स है, इसलिए टर्म यूज किया स्पेसिफिक। बेटा यहाँ पर जो बड़ा सा बीकर बनाया था ना इसके पहले, इसमें देखो उसमें वॉल्यूम फिक्स नहीं है, आपके आयंस दो इलेक्ट्रोड के बीच में भी है, आयंस इलेक्ट्रोड के बाहर भी घूम रहे हैं, वो फिक्स नहीं है। पर यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, वॉल्यूम को फिक्स कर दिया। अब वॉल्यूम फिक्स करने के बाद उसमें आयंस कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, पर जितने भी आयंस होंगे उन आयंस के कारण जो रेसिस्टेंस ऑफर्ड होता है इट इज कॉल्ड एज ए स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, और उन आयन के कारण जो कंडक्टेंस ऑफर्ड होता है इट इज कॉल्ड एज ए स्पेसिफिक कंडक्टेंस। टर्म स्पेसिफिक कंडक्टेंस रेसिस्टेंस के बारे में समझ में आ गया बेटा। आपका वॉल्यूम फिक्स है, बट उस फिक्स्ड वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ आयंस आपको रेसिस्टेंस ऑफर्ड करेंगे उसे बोला जाएगा स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, और जो कंडक्टेंस ऑफर्ड करेंगे उसको बोला जाएगा स्पेसिफिक कंडक्टेंस। इज इट क्लियर? अब यहाँ से देखो, आपको नीट लेवल में कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है। क्या पूछता है बेटा, अगर इस सॉल्यूशन को मैं डाइल्यूट करा लूँ तो डाइल्यूट करने से क्या आपका स्पेसिफिक रेसिस्टेंस बढ़ता है या कम होता है, और स्पेसिफिक कंडक्टेंस बढ़ता है या कम होता है। तो मैं थोड़ा सिखा दूं, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है, ये आपको आपकी एनसीईआरटी में वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी में आएगा बेटा।
वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑन डाइल्यूशन में आएगा, पर मैं आपको ये सिखाने की कोशिश करता हूँ। सुनो ध्यान से देखना बेटा, बोलो आपकी ये वॉल्यूम फिक्स है या वॉल्यूम वेरिएबल है? हाँ बेटा वॉल्यूम फिक्स है। उसमें मैंने अभी आयन देखो कितने दिख रहे हैं, पॉजिटिव कितने 3, नेगेटिव कितने, इज इट क्लियर बेटा? पॉजिटिव कितने 3, नेगेटिव कितने 3। मैंने क्या कर दिया, पानी डाल दिया। पानी डाल दिया मतलब डाइल्यूट करा लिया। बेटा डाइल्यूट कराने से वाटर के मॉलिक्यूल अंदर आएंगे, वाटर के मॉलिक्यूल अंदर आएंगे, अंदर के आयन बाहर जाएंगे। आप समझे मेरी बात? मैंने पानी डाला, मैंने कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं डाला। पानी डालने से जो आयंस जो अंदर थे, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के, NaCl के पकड़ लो भाई, पानी डालने से ये वाले आयंस बाहर, पानी के मॉलिक्यूल अंदर। तो बेटा डाइल्यूट करने से नंबर ऑफ आयंस इन दिस पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज हो गए या डिक्रीज हो गए? नंबर ऑफ आयंस, अच्छे से बोलो, नंबर ऑफ आयंस इन पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस। भाई नंबर ऑफ आयन डिक्रीज हो गए तो ऑब्वियसली बेटा उनके बीच में जो रेसिस्टेंस ऑफर्ड हो रहा था वो कम हो जाएगा, होगा नहीं होगा? बेटा रेसिस्टेंस कम होने से कंडक्टेंस बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मैं बताता हूँ, यहाँ पर क्या होता है, जब डाइल्यूट कराओगे तो नंबर ऑफ आयंस कम हो गए। और जानते हो बेटा नंबर ऑफ आयंस जितने ज़्यादा फ्लो होंगे कंडक्टेंस उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। देखो कंफ्यूजन कैसे हो रहा, मैंने पहले क्या बताया, मैंने डाइल्यूट करा लिया, नंबर ऑफ आयंस बाहर हो गए, नंबर ऑफ आयंस कम हो गए, रेसिस्टेंस भी क्या हो गया, कम हो गया। रेसिस्टेंस कम हो गया, हमारे दिमाग में आ गया कंडक्टेंस बढ़ गया, मतलब स्पेसिफिक कंडक्टेंस बढ़ जाता है। इज इट क्लियर? ऐसा नॉर्मली होता है। लेकिन आप अच्छे से प्रैक्टिकली सोचो, जब आप डाइल्यूट करा लिए तो नंबर ऑफ आयंस बाहर, तो नंबर ऑफ आयंस अब कम होंगे। बेटा नंबर ऑफ आयंस कम होंगे तो उन आयंस की मूवमेंट बढ़ेगी कि कम होगी? बढ़ेगी। आयंस की मूवमेंट बढ़ेगी मतलब कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस बढ़ेगा। तो क्या बोलना बेटा, ऑन डाइल्यूशन, ऑन डाइल्यूशन स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी के व्हाट बेटा डिक्रीजेस के इंक्रीजेस, इंक्रीजेस। दिख रहा है ना, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज की इंक्रीज बेटा, इंक्रीजेस। लेकिन आप NCERT को अच्छे से पढ़ लेना, वहाँ पर लिखा हुआ है स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी डिक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन। मैंने तो बोल दिया आपको, यहाँ प्रैक्टिकली दिखा दिया इंक्रीज, लेकिन NCERT में लिखा है डिक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन। अब ये डिक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन क्यों होता है बेटा, ये टर्म समझने के लिए, मेरी बात समझ में आ रहा है ना? कन्फ्यूजन दे रहा हूँ, मतलब जो कन्फ्यूजन आपको आने वाला है वही कन्फ्यूजन आई विल गिव फॉर यू। जस्ट 5 मिनट मैडम। बेटा वो कन्फ्यूजन जो आपको आने वाला है, हाँ तो बेटा आपको ये जनरल टर्म समझ में आया जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आगे आपको कन्फ्यूजन कैसे आने वाला है, कि अगर आपने इसको डाइल्यूट करा लिए तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ आयंस कम हो गए, नंबर ऑफ आयंस कम हो गई तो इनकी फ्लो बढ़ गई, फ्लो बढ़ने से हम क्या बोलेंगे, कंडक्टेंस बढ़ गया, कंडक्टिविटी बढ़ गई। लेकिन आपके NCERT में लिखा हुआ है ऑन डाइल्यूशन बेटा स्पेसिफिक कंडक्टेंस के डिक्रीजेस हो रही है। मैंने तो यहाँ इंक्रीजेस दिखा दिया लेकिन डिक्रीज हो रही है, और वो सही भी है। क्यों? क्योंकि वो समझने के लिए मुझे आपको और एक टर्म सिखाना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड एज ए मोलार कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इज इट क्लियर? ये तो बहुत से बच्चे एग्जाम में जाके क्या करके आते हैं, ऑन डाइल्यूशन यही कंसेप्ट लेके जाते हैं बेटा। ऑन डाइल्यूशन क्या हो गया, नंबर ऑफ आयंस कम हो गए, उनकी मूवमेंट बढ़ गई, मूवमेंट बढ़ने से ऑब्वियसली क्या हो गया, कंडक्टेंस बढ़ जाता है। इज इट क्लियर? लेकिन NCERT में लिखा हुआ है ऑन डाइल्यूशन स्पेसिफिक कंडक्टेंस और द कंडक्टिविटी व्हाट हैपन बेटा, इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग इट इज डिक्रीजेस। और ये डिक्रीज क्यों कर रहा है वो टर्म समझाने के लिए मुझे और एक नेक्स्ट टर्म बताना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड एज ए मोलार कंडक्टेंस। इज इट क्लियर? तो मैं आपको जो कन्फ्यूजन आपको आगे आने वाला है मैं आपको यही बता दिया। कन्फ्यूजन क्या है बेटा, सबको समझ में आ गया कि सर स्पेसिफिक कंडक्टेंस का मतलब क्या है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस का मतलब क्या है। स्पेसिफिक मतलब वॉल्यूम फिक्स है बेटा, नंबर ऑफ आयंस भी फिक्स है, उनके कारण जो रेसिस्टेंस ऑफर्ड होगा उसे बोला जाएगा स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, उनके कारण जो कंडक्टेंस ऑफर होगा उसे बोला जाएगा स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो ऑब्वियसली कोई भी बोलेगा भाई पानी डाल दो, पानी डाल दिए तो पानी के मॉलिक्यूल अंदर और ये वाले आयंस बाहर। अब आयंस कम हो गए, इनकी मूवमेंट बढ़ गई, मूवमेंट बढ़ना मतलब कंडक्टेंस बढ़ रहा। कोई भी सोचेगा, हम फिर क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, व्हाट इज दैट ऑन डाइल्यूशन स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होगा, हम क्या लिख के आते हैं, इंक्रीजेस, क्योंकि हम यहाँ तक ही पढ़े। फिर NCERT में पढ़ते हैं तो क्या लिखता है, अरे ऑन डाइल्यूशन के की वैल्यू या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस डिक्रीजेस लिखा हुआ है। हम बोलते हैं कि वो रॉन्ग है करके हम अपने आप से राइट करके आते हैं। ऐसा नहीं है, हमारी NCERT में जितना भी दिया है सब सही दिया है।
तो उसको समझने के लिए अब मुझे पॉइंट नंबर 5 बताना पड़ेगा, एंड दैट इज कॉल्ड व्हाट बेटा, मोलार कंडक्टेंस। तो क्या आप किसी बच्चों को इसमें डाउट है? नहीं है ना? तो मोलार कंडक्टेंस बताने से पहले आई विल डिस्कस विथ यू यूनिट्स ऑफ स्पेसिफिक रेसिस्टेंस एंड यूनिट्स ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस, राइट? एग्जाम में ये भी पूछता है। चलो लिख लो बेटा यहाँ तक। बेटा यहाँ पर यूनिट्स ऑफ रो लिखा है, रो मतलब स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और द रेसिस्टिविटी। फॉर्मूला हमें मालूम है कि स्पेसिफिक रेसिस्टेंस इक्वल टू क्या था, R इंटू ए बाई एल। बेटा R इंटू ए बाई एल में R इज अ रेसिस्टेंस, मतलब ओम में आती है, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ सेंटीमीटर में आ गई, तो ये आपको आ गया बेटा सेंटीमीटर। सो यूनिट ऑफ द स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और द रेसिस्टिव इक्वल टू ओम सेंटीमीटर। फिर यूनिट ऑफ के, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। के मतलब कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट, कंडक्टेंस मतलब 1/r, सेल कांस्टेंट L/A। बेटा 1/r मतलब 1/ओम, L इज अ सेंटीमीटर, A इज अ सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपको सेंटीमीटर इनवर्स, ये आता ओम इनवर्स। ओम इनवर्स मतलब सीमेंस डिनोटेड एज एस, और सेंटीमीटर यूनिट। तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस और द conductivity, Siemens centimeter inverse, and units of specific resistance or the resistivity is ohm centimeter inverse, right? इसके बाद लिखेंगे बेटा पॉइंट नंबर 5 मोलर कंडक्टेंस, एंड 6th वन इज इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। बेटा नेक्स्ट टर्म जो है मोलर कंडक्टेंस डिनोटेड एज ए इन्वर्टेड V एंड M। बेटा ये जो इन्वर्टेड V है ना, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए कंडक्टेंस and M is indicating the molarity, right? तो ये जो मोलार कंडक्टेंस को लिखते कैसे, देखो ध्यान से, इट इज इक्वल टू K मतलब कप्पा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी, बेटा इनटू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन शुड बी इन द ml। ये बड़ा काम का है। अब एक्चुअली इसकी डेफिनेशन सिखाने जाओ तो डेफिनेशन कुछ ऐसी है। देखो बेटा ये हमारे पास आपको बताया था मैंने, एक 3 डायमेंशनल फिगर है अबाउट द कैथोड और एनोड का, मतलब एक फिक्स्ड वॉल्यूम है। आपको याद होगा मैंने वॉल्यूम फिक्स रखा था। अभी ये जो थे ना बेटा, दिस इज ए एनोड, दिस इज ए कैथोड, और दोनों का डिस्टेंस था L, एंड द एरिया विल बी टेकन एज ए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसे कुछ था ना। तो मैंने बोला था कि बेटा ये जो वॉल्यूम थी इट इज ए 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, एंड 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 ml, ऐसे कुछ था। और इसके अंदर जो भी आयंस होंगे, वॉट एवर द आयंस प्रेजेंट इन इट, तो हमने क्या सीखा था बेटा, the resistance offered by these ion is called as a, बोल के देखो, resistance offered by these ion is a specific resistance called as a resistivity. Conductance offered by these ion is a specific conductance और conductivity. अब यहाँ पर जो बताना है, मुझे ऐसे बताना है कि बेटा ये जो वॉल्यूम अभी मैंने 1 ml लिया था, अब की बार ये वॉल्यूम 1 ml नहीं है सर, इट इज ए 1000 ml है, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ मोलैरिटी की। और बेटा इसमें जो नंबर ऑफ आयंस दिख रहे हैं ना, वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है, वो कितनी है बेटा, 1 मोल है। तो मैं बताऊँ अभी इसको मैं ऐसे लिखूंगा, व्हाट इज दैट, कि कंडक्टेंस ऑफर्ड बाय, कंडक्टेंस ऑब्वियसली बेटा जो मोलर कंडक्टर मतलब कंडक्टेंस, कंडक्टेंस ऑफर्ड बाय 1 मोल ऑफ, देखो बेटा 1 मोल ऑफ electrolyte, बेटा 1 mole of electrolyte in 1 liter of solution, बेटा 1 liter of its solution is called, बेटा it is called molar conductance। मतलब अभी यहाँ पर वॉल्यूम 1 ml नहीं लिया, इसमें मैंने कंसिडर क्या किया, 1 लीटर मतलब 1000 ml, और उसमें इलेक्ट्रोलाइट के जो मोल होंगे वो कितने होंगे, 1 मोल। तो 1 mole of electrolyte in 1 liter of its solution, the conductance offered by it is called as a molar conductance। मतलब यहाँ पर फॉर्मूला आप बना सकते हो बेटा, मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम इन लीटर। तो सर मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम इन ml, वॉल्यूम इन ml मतलब कितनी बेटा, इंटू 1000। आपको वॉल्यूम इन ml निकालनी है तो आपको मालूम है नंबर ऑफ मोल्स इंटू 1000 बाय मोलैरिटी। सर यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स आपने कितने लिए हैं बेटा, 1 मोल, तो n की वैल्यू 1 डालो, तो वॉल्यूम इन ml कितनी होगी बोलो, 1 इंटू 1000 बाय मोलैरिटी। सर 1 इंटू 1000 बाय मोलैरिटी, क्या मैं ये फॉर्मूले को उठा के यहाँ डाल दूँ, तो देखो फॉर्मूला क्या बनेगा,
मोलार कंडक्टेंस इट इज इक्वल टू के इंटू वॉल्यूम इन ml। कितनी बेटा 1000 बाय मोलारिटी। ये फॉर्मूला है किसका, मोलार कंडक्टेंस का। आपसे पूछा जाएगा भाई इसकी यूनिट्स बताओ, तो देखो डायरेक्ट निकल जाती बेटा। यूनिट्स ऑफ मोलार कंडक्टेंस इज इक्वल टू के कप्पा। बताओ व्हाट इज द यूनिट ऑफ के कप्पा, अभी अभी निकाले आपने, सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। सही है, कप्पा की यूनिट आती है बेटा सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। भाई इंटू 1000 तो लिखते नहीं है क्योंकि यूनिट्स में नंबर नहीं होने हमको। और ये मोलैरिटी है बेटा, मोलैरिटी क्या होती है, मोल पर लीटर। बेटा पर लीटर मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर होती है, मालूम। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, मतलब क्या मैं इसको ऐसे लिखूं 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब बेटा ये क्यूबिक सेंटीमीटर ऊपर गया तो क्या रहेगा सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर, मोल भी ऊपर गया क्या आएगा, अच्छा सेंटीमीटर इनवर्स आएगा ना, टू द पावर ऑफ 3 प्लस 3 बिकम, गलत हो आ गया, नहीं सॉरी बेटा +2, क्योंकि ये ऑलरेडी बाय 3 है ना, ऊपर गया तो सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर, मोल ऊपर गया क्या आगे बेटा मोल इनवर्स इज द यूनिट ऑफ मोलार कंडक्टेंस। तो देखो बेटा यूनिट्स ऑफ मोलार कंडक्टेंस आ गया, फॉर्मूले भी आ गया, और व्हाट डज इट मीन्स वो भी हो गया, राइट। चलो इतना लिख दो, मैं आपको इसके बाद 6th टर्म बताऊंगा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, और बाद में इनके रिलेशंस भी दिखा दूंगा। बेटा अभी पॉइंट नंबर 5 की जगह मैं यहाँ पॉइंट नंबर 6 लिख रहा हूँ क्योंकि जस्ट चेंज थोड़ी कर रही है। यहाँ जो मोलार कंडक्टेंस था आई शुड राइट हियर एज ए इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, और यहाँ पे इन्वर्टेड वी EQ लिख देंगे। मतलब ये जो मोलैरिटी थी बेटा वो हो जाएंगी नॉर्मेलिटी, और ये नंबर ऑफ मोल्स नहीं होगा बेटा, इट इज़ ए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होगा। व्हाट इज एन इंडिकेट, एन इंडिकेट इज ए नंबर ऑफ बेटा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मतलब अभी मैं इसमें ऐसे समझूंगा कि ये जो नंबर ऑफ मोल्स था इंस्टेड ऑफ दैट आई विल टेक इट इज ए 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सोल्यूट। तो बेटा कंडक्टेंस ऑफर्ड बाय 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन 1 liter of its solution is called as a what, equivalent conductance, is called as a what, equivalent conductance। और यहाँ पर जो था बेटा मोलैरिटी की जगह पे अब नॉर्मेलिटी लगाते जाइए, ये आ गई बेटा नॉर्मेलिटी, ये आ गई नॉर्मेलिटी, तो वॉल्यूम इन ml इक्वल टू 1000 बाय नॉर्मेलिटी, मतलब ये जो आपका था इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दैट इज ए इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, एंड दिस इज ऑल्सो बेटा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। जो वॉल्यूम इन ml था वो 1000 बाय मोलैरिटी नहीं होगी, 1000 बाय नॉर्मेलिटी। यू नो n मतलब नॉर्मेलिटी होती है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। और यूनिट्स भी देखो बेटा कैसी आएंगी, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल टू के मतलब सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, और नॉर्मेलिटी का मतलब होता है बेटा इट इज ए मोल पर इक्विवेलेंट, बेटा मोल पर इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट ऊपर गया, राइट बेटा, व्हाट विल डू दैट इज ए सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, what is that mole inverse or equivalent, this is a unit for what, equivalent conductance। देखो कुछ भी चेंज नहीं किया, बस इतना ही फर्क है कि उस 1 liter ऑफ सॉल्यूशन में इंस्टेड ऑफ टेकिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मैंने क्या लिया 1 ग्राम ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। सो कंडक्टेंस ऑफर्ड बाय 1 ग्राम ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन दिस 1 liter ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड इट्स इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस डिनोटेड एज ए इन्वर्टेड वी EQ, K इंटू V इन ml आपने निकाला 1000 बाय नॉर्मेलिटी, और वो उसकी यूनिट्स है। इज इट क्लियर बेटा, चलो बना लो यहाँ तक। बेटा ये जो यूनिट्स मैंने लिया है ना नॉर्मेलिटी के लिए, K की वैल्यू लिख दे, बट नॉर्मेलिटी में आप ऐसे लिखो ना नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नॉर्मेलिटी की जगह ऐसे लिखो बेटा इट इज ए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम इन ml। बेटा ये जो वॉल्यूम है इट इज इन ml, दैट इज 1 liter ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब क्या होता है आपने देखा ना बेटा 1 liter इज इक्वल टू 1000 ml, 1000 ml मतलब 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। सो कैन वी से वॉल्यूम इन ml मीन्स इट इज ए वॉल्यूम विच इज इन ml दैट शुड बिकम एज ए 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो इसको ऐसे लिखो सेंटीमीटर दिस वन बाय व्हाट इज दैट बेटा ग्राम इक्विवेलेंट, राइट, ग्राम इक्विवेलेंट बाय
व्हाट इज दैट सेंटीमीटर क्यूब। अब इसे सॉल्व करो, सीमेंस आएगा, ये एक्चुअली बाय सेंटीमीटर क्यूब मतलब ऊपर आ जाएगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, इक्विवेलेंट को यहाँ ले लो, इट इज अ पर इक्विवेलेंट, सॉरी बेटा, एक्चुअल दिस इज द यूनिट्स ऑफ व्हाट इज दैट इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। और इसके पहले जो बनाया था वो मोल टर्म सिर्फ मोलार में आती है और इक्विवेलेंट टर्म आपके इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में आती है। सो इट इज द यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, राइट, लिख लो इसे। बेटा ये जो टॉपिक है इसका नाम है वेरिएशंस। अच्छा, वेरिएशंस ऑफ क्या बोले तो बेटा वेरिएशंस ऑफ के जानते हो क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। फिर बेटा ये इन्वर्टेड है मोलार कंडक्टेंस, ये इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। कैसे भाई, ऑन डाइल्यूशन, अगर आप उसे डाइल्यूशन कराओगे तो इनमें क्या क्या फ़र्क पड़ता है, सीधा सीधा बता दो, देखो सीधा सीधा है। अगर आप डाइल्यूशन कराओगे, ये कंसेप्ट सीखना है, ऑन डाइल्यूशन मतलब डाइल्यूशन करा रहे हो मतलब कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है, कॉन्सेंट्रेशन कम होगा तो K की वैल्यू डिक्रीज करेगी, मोलार कंडक्टेंस इंक्रीज करेगा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी इंक्रीज करेगा। ये कब और कैसे होता है तो देखो बेटा, कंसेप्ट कुछ ऐसा दिया है, अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, अब जानते हो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस एंड सॉल्ट। बेटा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की DOD की वैल्यू कितनी है 1, और मैं जो बात कर रहा हूँ वो बात कर रहा हूँ किसकी बेटा, वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहा हूँ। वीक इलेक्ट्रोलाइट मतलब वीक एसिड, वीक बेसिस, जिसकी वैल्यू ऑफ अल्फा की वैल्यू कितनी होती है, लेस देन 1। और अभी जो जितना भी कंसेप्ट आपने सीखा है, आपको याद होगा, आपने एक फिक्स्ड वॉल्यूम लिए थे, सही बेटा, आपने ये वॉल्यूम फिक्स लिए थे, जिसके अंदर में ये वाली प्लेट किसकी थी बेटा, एनोड की, ये वाली कैथोड की, इनके बीच में आयंस थे। बेटा इनके बीच में जो आयंस थे ना, वो वाले आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट के आयन थे। मतलब इनिशियली ऐसे समझो भाई, यहाँ पे इनिशियली आपके पास 3 पॉजिटिव और 3 नेगेटिव के आयन है इनिशियली, पर जैसे ही आपने डाइल्यूशन करा लिए, देखो बेटा जैसे ही आपने डाइल्यूशन करा लिए, तो डाइल्यूशन कराने से आप जानते हो वीक इलेक्ट्रोलाइट के नंबर ऑफ आयंस बढ़ते हैं। हाँ बेटा, अगर मेरे पास एक वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक एसिड जैसे कि CH3COH है, अगर मैं उसमें 100 ml पानी डाल दूँ ना, अगर उसके 3 आयन आते हैं, 2 से ml डालो, 3 के 6 आयन बनेंगे, क्योंकि वो जितना आप उसे डाइल्यूट करते रहो उतना वो आयोनाइज होते रहता है, इसीलिए उसको वीक इलेक्ट्रोलाइट बोला है। तो बेटा ऑन डाइल्यूशन इसकी अल्फा वैल्यू बढ़ रही है, पहले लेस देन 1 में 0.1 थी, अब 0.2, अब और डालो 0.3, बढ़ते रहेंगी। मतलब जैसे ही ऑन डाइल्यूशन करा लिए तो आपके पास जो एनोड और कैथोड की प्लेट थी बेटा, ये वाली, ये एनोड वाली प्लेट और ये कैथोड वाली प्लेट, और इनके बीच में जो आपको पहले 3 और 3 6 आयन दिख रहे थे, अब आपके पास यहाँ पे नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन 4 हो गए और नंबर ऑफ नेगेटिव आयन भी 4 हो गए। मतलब आपकी वॉल्यूम फिक्स है ना बेटा, वॉल्यूम फिक्स है। वॉल्यूम फिक्स होने से आपने किसकी बात कर रहे हो, वीक इलेक्ट्रोलाइट, और जैसे ही डाइल्यूशन करा लिए नंबर ऑफ आयंस बढ़ गए। अब आप ही बताओ बेटा, नंबर ऑफ आयंस का बढ़ना मतलब यहाँ पे क्राउडिंग बढ़ गई, क्राउडिंग बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ गया, रेजिस्टेंस बढ़ने से कंडक्टेंस कम होगा, कंडक्टेंस कम होगा तो मैंने जैसे बताया था ऑन डाइल्यूशन वैल्यू ऑफ के क्या होगी बेटा, कम होगी, क्योंकि आप ये के फिक्स वॉल्यूम में देख रहे हो ना, और फिक्स वॉल्यूम पे के को क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, आल्सो भी कॉल्ड एज ए कंडक्टिविटी। तो बड़ो आपका के वैल्यू डाइल्यूशन से बढ़ रहा कि कम हो रहा, कम हो रहा। और सर हम ये किसके लिए देख रहे हैं, और जो हम सोच रहे थे वो किसके लिए था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जो सोच हम रहे थे वो किसका था, स्ट्रॉन्ग। काम किसके लिए चल रहा, वीक। अब ये जो हो गया, आपको इतनी बात समझ में आ गई, डाइल्यूशन से के की वैल्यू कम हो रही है। बेटा अब बताओ, यहाँ से यहाँ जाते वक्त नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ रहा कि कम हो रहा, बढ़ रहा। नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ रहा। सर नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ेगा तो कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ेगा, मतलब मोलार कंडक्टेंस भी बढ़ेगा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी बढ़ेगा। क्या सबको समझ में आया, क्या समझ में आया। ऑन डाइल्यूशन के की वैल्यू, मुझे सुनाई कम देता, ऑन डाइल्यूशन के की वैल्यू जी, और मोलार कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस
थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। लिख लो इसे।